हाँ मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? 7 बज चुका है शाम का और आपकी क्लास शुरू होने वाली है। जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए, मैं तैयार हूं। ये क्लास मध्य प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम एक विशेष टॉपिक लेके आए आपके लिए, मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। इसको अपन एंजॉय करेंगे आज। जल्दी से बच्चों जुड़ जाइए, क्लास आरंभ होने वाली है। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों, जिससे कक्षा आरंभ हो आपकी। जल्दी जल्दी से आ जाइए। आज अपन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में इतिहास आज हम जो है इतिहास या हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में इतिहास का वेटेज काफी अच्छा रहता है और आज उसी टॉपिक पर अपन चर्चा करने वाले हैं। जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए कि हमारी आवाज प्रॉपर आपको आ रही है, तो फिर कक्षा आरंभ करी जाए। जल्दी से बेटा बताइए। चलिए तो अपन शुरू करते हैं बच्चों। तो पहले हम ये जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। पहले हम इतिहास को जान लें, फिर हम इतिहास के एमसीक्यू लगाएंगे आज। तो पहली बात तो ये कि इतिहास होता क्या है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों जानते होंगे ऐसी घटनाएं जो पास्ट में घटित हो चुकी हैं, ऐसी घटनाएं जो पूर्व में घटित हो चुकी हैं, उन्हें हम इतिहास कहते हैं। इतिहास मानव की जीवन यात्रा है, मानव की विजय यात्रा है इतिहास। तो क्या फिर हम पास्ट में हुई सारी घटना को इतिहास कहेंगे? नहीं, पास्ट में हुई उन्हीं घटनाओं को इतिहास माना जाएगा जो किसी प्रमाण के द्वारा प्रमाणित हैं। अगर वो प्रामाणिक नहीं है और उनका कोई प्रमाण नहीं मिला है तो हम उनको इतिहास नहीं कहेंगे। जैसे हमने पढ़ा एरण का अभिलेख, जैसे हमने पढ़ा एरण का अभिलेख, तो इस अभिलेख में यह सिद्ध हुआ कि भारत में सती प्रथा थी, यानी कि भारत में सती प्रथा का सबसे बड़ा जो प्रमाण मिलता है वो एरण अभिलेख सागर में है। और ये बेटा ये गुप्त काल का है। बेटा कब का है? ये गुप्त काल का है और टाइमिंग है 510 AD। अब इसको हम ऐतिहासिक बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जिसका प्रमाण हो। इस प्रमाण, इसमें अभिलेख में लिखा हुआ है कि गुप्त काल में एक महिला अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ सती हो गई थी, इसलिए यह घटना प्रामाणिक है, तो ये इतिहास है। सिंपल। तो पास्ट में होने वाली ऐसी घटनाएं जो किसी प्रमाण के द्वारा प्रामाणिक हैं उन्हीं को इतिहास कहा जाएगा। सभी घटनाओं को हम इतिहास नहीं कहेंगे। बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। तो अभी हमने बात की कि इतिहास होता क्या है। अब इतिहास का आरंभ कैसे हुआ सुनिए। एक ग्रीक राइटर थे, उनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस कहां के थे बेटा? ग्रीक। ये ग्रीक राइटर थे और इन्होंने एक किताब लिखी हिस्टोरिका। बेटा क्या किताब लिखी? हिस्टोरिका। और यहां से शुरू होता है इतिहास। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस हैं। या इतिहास के पापा कौन हैं?
तो वो हेरोडोटस हैं। कहां से हैं? ग्रीस से हैं। और इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। तो बेटा इतिहास क्या होता है और इतिहास का जनक कौन है, ये दो प्रश्न मैंने आपको बताए। आपके समझ में आए होंगे? समझ में आए हैं? जल्दी बता दीजिए कि समझ में आ गए हैं, तो फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए अपन चलते हैं और आगे। तो हमने अभी दो चीजें पढ़ ली कि इतिहास क्या होता है और इतिहास का आरंभ किसके द्वारा किया गया। ये दोनों चीजें आपकी बात समझ में आ गई होंगी। अब इतिहास के पार्ट क्या, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, फिर हम एमसीक्यू लगाएंगे मध्य प्रदेश इतिहास के। पहले हम जान लें कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन हैं और इतिहास का कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन। तो पहले पायदान पर हम बात करें तो इतिहास को दो भागों में बांटा गया। एक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। तो मध्य प्रदेश और भारत की अधिकांश परीक्षाओं में भारत का इतिहास मेंशन है। हां, कुछ परीक्षाओं में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है। और वैसे तो स्टैटिक जीके में वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत सारी घटनाएं हैं जो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ, वर्ल्ड वार के क्या क्या रीजन थे, क्या परिणाम हुए, या जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का, इस तरह के प्रश्न। या फ्रांसीसी रेवोल्यूशन कब हुआ, औद्योगिक क्रांति कहां हुई, कब हुई, पुनर्जागरण कहां हुआ, कब हुआ, जैसे पुनर्जागरण इटली में ही हुआ, तो इटली में ही क्यों हुआ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी आते हैं जिन्हें हम वर्ल्ड हिस्ट्री में काउंट करते हैं या स्टैटिक जीके बोल देते हैं आप लोग। और एक होता है भारत का इतिहास जो मेंशन है आपकी परीक्षाओं में। अगर आपने एमपी का सिलेबस देखा हो तो उसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित घटनाएं या भारत के इतिहास से संबंधित घटनाओं का वर्णन, ये आपसे पूछा जाता है। तो हम आज इतिहास की ही बात कर रहे हैं, हम केवल एमपी के इतिहास की बात करेंगे। पहले कुछ हम बता दें कि इतिहास भारत का क्या है ना। तो चलिए भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास को या एमपी के इतिहास को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं प्राचीन काल, एंशिएंट इंडिया। क्या बोलते हैं बेटा? प्राचीन काल बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होता है जिसे हम मेडिवल पीरियड बोलते हैं, मध्यकाल बोलते हैं। और तीसरा पार्ट है जिसे हम आधुनिक भारत बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? मैं आपको समझा पा रहा हूं? जल्दी से बेटा बताइए कि हाँ समझा पा रहा हूं। अकुल शर्मा खुश रहो बेटा, ठीक है ना। इन्हें की भारतीय इतिहास के तीन पार्ट हैं, तीन वॉल्यूम है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। प्राचीन काल का जो आरंभ है प्रागैतिहासिक काल से होता है राजपूत काल तक। और मिडिवल जो पार्ट है जब भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू होते हैं, जब भारत में मुस्लिम आक्रमण, जिसका ईमान मुसल्लम है, वो मुसलमान जो भारत पर आक्रमण किए, और वहां से जो शुरू होता है वो मिडिवल पीरियड शुरू होता है। तो पहले आक्रमण हुए, आपको पता होगा भारत में 712 से आक्रमण शुरू हो गए और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। तो ये जो पीरियड था वो संक्रमण काल था। और यहां से लेकर 1707 तक का जो समय है उसे हम भारत में मिडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। 712 से 1206 तक आक्रमण हुए और उन आक्रमणों में फाइनली मुस्लिम जीते
और उन्होंने दिल्ली में या भारत में अपने एम्पायर की स्थापना की। तो 1206 से 1707 तक का जो समय है वो मिडेवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये जो मिडेवल हिस्ट्री है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक को हम बोलते हैं सल्तनत एज, एक को हम बोलते हैं सल्तनत काल, और दूसरे को बोलते हैं मुगलिया एम्पायर या मुगल काल। तो सिंपल है ना बेटा कि जब भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए और मुस्लिम एम्पायर बना, तो जो सल्तनत काल का जो समय कहा जाता है वो 1206 से 1526 तक का समय है, और 1526 से 1707 अंतिम महान मुगल एम्परर आलमगीर प्रथम या औरंगजेब की डेथ हुई औरंगाबाद में, उस समय तक मुगल काल रहा। तो कहां तक बताया बेटा? 1206 से 1707 तक, ये मिडेवल पीरियड है। और औरंगजेब की डेथ के बाद का जो समय है उसके बाद शुरू होता है भारत में आधुनिक भारत, यानी कि भारत में यूरोपियन लोगों के आने के साथ शुरू हो गया मॉडर्न इंडिया, और इसका टाइमिंग औरंगजेब की मृत्यु के बाद माना जाता है, और 1947 तक और उसके बाद भी इतिहास में ही शामिल है। समथिंग 25-30 साल पहले घटना हम इतिहास में काउंट कर लेते हैं। तो ये आपका इतिहास का कालक्रम का विभाजन है। बात समझ में आ गई है? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हमने मध्यकाल के बारे में बताया आपको और आधुनिक काल के बारे में बताया। भारत में यूरोपियन लोग आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। ध्यान रखना, फ्रांसीसी में लास्ट में आए थे, है ना। उन्होंने उसमें से डचों ने पुर्तगालियों को भगा दिया, डचों को अंग्रेजों ने भगा दिया, और फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने भगा दिया, और भारत में अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। और बाद में फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ और भारत को आजादी मिली 47 तक का। तो ये कुल भारत का इतिहास है, ये कुल एमपी का इतिहास है, जिसके बारे में हमें एमसीक्यू में आज क्वेश्चन लगाने हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्राचीन काल के बारे में। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। समझ में आया है थोड़ा सा उसमें कमेंट कर बताइए बच्चों। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल के बारे में। तो जैसे ही हम प्राचीन काल के बारे में बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल से भारत का या एमपी का इतिहास शुरू होता है, प्रागैतिहासिक काल से। तो प्राचीन काल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं ये आप देखिए। तो पहला जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा पार्ट होगा जिसे हम बोलेंगे ऐतिहासिक काल। क्या बात बच्चों आप समझ पा रहे हैं? अभी आपको हमने मेडिवल और मॉडर्न के बारे में बताया, अभी हम आपको प्राचीन काल के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बेटा आज के जो एमसीक्यू हैं वो इसी टॉपिक से संबंधित होंगे। मेडिवल और मॉडर्न के एमसीक्यू आफ्टर सम टाइम या क्लास के बाद जो क्लास होंगी उसके बाद उसमें शुरू होंगे। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल। ये वो समय है जो 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व शुरू होता है और 8000 ईसा पूर्व चलता है। इस काल में लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना बेटा, ये वह काल है जिसमें लोग लिखना या इस समय की कोई लिपि प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि लिपि का ज्ञान नहीं था। ध्यान रखना बेटा, ये वो समय था जिसमें लोगों को कोई लिपि का ज्ञान नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। बेटा क्या मिला है? राधे राधे बेटा, सभी को राधे राधे। भैया आपको बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बताइए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो भी बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलें बेटा। तो ये वो समय 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 तक का जो समय है बीसी में,
वो हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इस समय का हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल होगा जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल साक्ष्य मिले हैं। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके जो साक्ष्य हैं, इसके जो लिखित साक्ष्य हैं, वो अभी तक पढ़े जा सके नहीं हैं। यानी कि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित एविडेंस तो मिले, बट पढ़े नहीं गए। बात समझ में आ रही है? यहां तो लिपि का ज्ञान ही नहीं है, तो लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले, लेकिन यहां लिखित साक्ष्य तो मिले, बट हम पढ़ नहीं पाए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने इतिहास में सुना होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो क्रिटिग्राफिक है, भाव चित्रात्मक, जिसको आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि वो उर्दू की तरह राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। और ऐतिहासिक काल वो होगा जिसमें लिखित प्रमाण मिला है और पढ़ भी लिया गया है। तो क्या ये बात बच्चों आपके समझ में आ गई है? यानी कि प्राचीन इतिहास को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनमें डिफरेंस क्या है कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि उस समय लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान था, बट वो उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहां हमें लिपि भी मिली, लिखित साक्ष्य भी मिले और वो पढ़ भी लिए गए। तो ये क्या बात समझ में आ गई है बच्चा आपके? अब देखिए, ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये फिर कई पार्ट में डिवाइड है, ये भी फिर कई पार्ट में डिवाइड है। तो मैं बताता हूं। पहला पार्ट है पुरा पाषाण काल, ये पहला काल है। ओके, ये पहला काल है, पुरा पाषाण काल, यानी कि पहला काल, प्रागैतिहासिक काल का पहला काल। दूसरा पार्ट है इसका मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल और फिर चौथा है ताम्र पाषाण काल। बेटा, इतिहास को जब तक आप क्रमबद्ध नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इतिहास केवल घटनाओं का अध्ययन नहीं है। अगर आप तथ्यों के हिसाब से पढ़ेंगे, घटना के हिसाब से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपका मिस्ट्री हो जाएगा। कई लोग कहते हैं हिस्ट्री बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। एक बार आप मेरे साथ मन लगा के पढ़िए, गारंटी है कि आपका हिस्ट्री में मन लगने लगेगा। बेटा, इतिहास तो अपने आप को दोहराता है। इतिहास से जो सीखते हैं वो आगे अपना मुकाम हासिल करते हैं। जो इतिहास से नहीं सीखते वो अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर लेते हैं। तो इतिहास तो आपको पढ़ना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है इसलिए नहीं, हर व्यक्ति, हर जिज्ञासु व्यक्ति जानना चाहता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका ग्रोथ कैसे हुआ, हम किस ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, हम आज कहां तक आए। ये हर आदमी को जानने की इच्छा होती है। तो यही तो सब इतिहास है। तो प्राचीन इतिहास को हमने पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर जो प्रागैतिहासिक काल था वो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है बच्चा? बोलो बेटा।
हाँ बेटा, कुछ दिन क्लास ऑफ रही थी, कुछ टेक्निकल इशू थे बेटा जूली। अब क्लास ये रेगुलर रहेगी और आपको रोज शाम को 7 बजे ये क्लास मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाया करेगा, जिससे क्लास आरंभ हो रही तो आपको मालूम चल जाएगा। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं। अब देखिए, इनमें भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे हम प्रश्न करें कि भारत में पहली बार आग, फायर का आविष्कार कब हुआ था, तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर पहली बार भारत में आग का आविष्कार हुआ, फायर का आविष्कार हुआ। एक प्रश्न कि भारत में पहली बार आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो प्रागैतिहासिक काल का जो पहला पार्ट था, पुरा पाषाण काल, इसमें पहली बार आग का आविष्कार हुआ। क्लियर है? अब आता है कि भारत में पहली बार पशुपालन का आरंभ कब हुआ, तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल में पहली बार पशुपालन का आरंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में इसके अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना कि भारत में पहली बार मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन का आरंभ हुआ था। बात समझ में आ रही है? यानी कि भारत में जो पहली बार था, एक जगह सुनी होगी आपने, आदमगढ़। आदमगढ़ पड़ता है होशंगाबाद में, तो आदमगढ़ में पहली बार मध्य प्रदेश में मनुष्य पशु पालता था। बेटा, आदमगढ़ में एक कब्र मिली है जहां एक मनुष्य के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया था। तो यह प्रश्न कई तरह से हो सकता है कि पहला प्रश्न ये कि मध्य प्रदेश में मनुष्य पशु पालता था, इसका हमें कहां मिला है एविडेंस, तो आप बताएंगे आदमगढ़ में। आदमगढ़ किस जिले में है, तो आप बताएंगे होशंगाबाद में। आप फिर पूछेंगे कि भैया कौन सा एनिमल था जो यहां पाया गया था, तो आप बताएंगे कुत्ता था। और इसकी जो अब आता है, इसकी खोज किसने की थी, तो अपन बता देंगे आरबी जोशी ने की थी। कौन ने की थी बेटा? आरबी जोशी। बात समझ में आ रही ना? एक के साथ बहुत सारे मल्टी टाइप क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, एक एक करके अपन करेंगे, डोंट वरी। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल जब आया तो लोगों ने कृषि करना आरंभ हुआ। भारत में जो कृषि का विकास है वो नव पाषाण काल में हुआ, क्योंकि इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। और पहिया उस समय की एक क्रांति थी विकास में। जैसे आज 5G है, उस समय पहली बार जब पहिया बनाया गया तो फ्रिक्शन, घर्षण कम हो गया। आप ज्यादा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, फ्रिक्शन कम हो गया पहिया बनने से। तो एक उस समय का बेहतरीन आविष्कार था। अब जब खेती करने लगा मनुष्य तो स्थायी निवास का भी आरंभ हो गया। तो सिंपल सा प्रश्न है कि भारत में स्थायी निवास कब शुरू हुआ? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का आरंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में। तो बच्चों, आपको यह बात समझ में आई है कि प्राचीन भारत को पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये चीजें आपको टीचिंग का जो एग्जाम होता है SST, उसमें भी यूजफुल होंगी, क्योंकि हम इसको इतना गहराई में आपको दे रहे हैं कि सामान्य ज्ञान में तो ये आपके लिए यूजफुल होगा ही। इसके अलावा जब आप SST एग्जाम देंगे, अगर आपने BA किया हुआ है तो SST की परीक्षाओं में जो टीचिंग के लिए होती हैं, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बस जरूरी यह है कि आप 1 घंटे लगातार मन लगाकर ये चीजें देखें और एक नोटबुक पर जो चीजें अगर आपको लगता है कि याद नहीं रहेंगी, इनको मेंशन करते जाइए। तो आपके कॉन्सेप्ट एक एक करके सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, तो हम आपको सॉल्व कर देंगे। ओके बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई। प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न। ओके बच्चों, तो चलिए अब अपन चलते हैं MCQ की तरफ।
बेटा कहां चलते हैं, एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। चलिए, तो बेटा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम इनमें से क्या था? जल्दी से बच्चों बताइए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विश्व प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है सांची, तो भैया इसका प्राचीन नाम क्या है? जल्दी से आप बता दीजिए बच्चा। अगर आपने पढ़ा है, पढ़ा होगा आपने, अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है बच्चा। बहुत शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं आज, आपकी तबीयत भी बाग बाग हो जाएगी। जल्दी से बेटा बताइए, अभी किसी ने नहीं बताया बेटा, अभी किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए बताइए बेटा, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, काकड़ाम था, बैत्रवती था, बेसनगरी था या दसुप था? जल्दी से बताइए बेटा। काकड़ाम, बैत्रवती, बेसनगरी या इसको ये रास में हट गया है दसपुर? जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर है इसका? शिवम कह रहे हैं काकड़ाम। हाँ बेटा, शिवम का आंसर बिल्कुल सही है, काकड़ाम ही था। बहुत बढ़िया, शिवम ने सही आंसर दिया है बच्चा। काकड़ाम कहते थे सांची को। सांची जो दुनिया में सबसे विख्यात बौद्ध धर्म का केंद्र है, शिवम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब सुनिए, सांची जो है वर्तमान में रायसेन जिले में है। ध्यान रखना, पहला प्रश्न तो ये कि सांची वर्तमान में किस जिले में आता है, ये पहला ही प्रश्न है। तो आप बताएंगे बच्चा कि ये रायसेन जिले में आता है। क्लियर है? बोलो। चलिए, अब दूसरा प्रश्न आता है कि सांची क्यों फेमस है? तो आप बताएंगे कि सम्राट अशोक ने यहां पर बौद्ध स्तूप बनवाया था। यहां कुल 3 स्तूप हैं, बौद्ध स्तूप बनवाया था। और इस स्तूप में बौद्ध धर्म के महान सन्यासी सारिपुत्र, नाम सुना होगा आपने, सारिपुत्र महामौदगलायन, इनके अवशेष हैं। सारिपुत्र और महामौदगलायन ये 2 बौद्ध विद्वानों के अवशेष हैं। एक प्रश्न आपसे करंट का है कि इन दोनों के अवशेष भारत सरकार ने पहली बार किसी देश को भेजे हैं। वहां पर बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। आप बताइए कमेंट करके वो कौन सा देश था। चलिए, तो सारिपुत्र और महामौदगलायन के अवशेष हैं जिनके ऊपर अशोक महान ने बौद्ध स्तूप बनवाए थे। बेटा, स्तूप बौद्धों के मंदिर होते हैं जो किसी बौद्ध विद्वान के अवशेषों पर बनाए जाते हैं। जैसे हिंदुज़्म में उसको हम थान कहते हैं, मुस्लिम में उसको हम कब्र कहते हैं, ऐसे ही बौद्धिज्म में उसको क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। बेटा, एक प्रश्न आया था किसी टीचिंग एग्जाम में कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, जैनिज्म, बौद्धिज्म? तो ऐसे भी आप वहां बता पाएंगे भैया स्तूप बौद्ध धर्म संबंधित है। कहते हैं कि अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूप बनवाए थे। उनमें सबसे बड़ा ये बौद्ध स्तूप था जो सांची में बना हुआ है। बात समझ में आ रही है कि सांची किस जिले में है
और यहां स्तूप का निर्माण किसने कराया था, इस स्तूप में किन किन बौद्ध विद्वानों के अवशेष हैं, तो यही बता पाएंगे। और अभी भारत सरकार ने इन अवशेषों को, कुछ बाल हैं कुछ दांत हैं, जो लंका में भेजे हैं। ध्यान रखना बेटा, ये करंट का प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं। इस स्तूप की जो रेलिंग है, जिसको हम बोलते हैं वेदिका, रेलिंग या वेदिका का जो निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? ज्यादा तो नहीं हो रहा, झेल पा रहे हैं आप लोग? हाँ, तो पुष्यमित्र शुंग ने इसका पुनर्निर्माण कराया, या इसकी जो वेदिका थी, जो रेलिंग थी, जो परकोटा होता है, उसको बनवाया था। बात समझ में आ रही है बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई सब प्राचीन बातें। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो भैया इस स्तूप की जो खोज है, अब अगला प्रश्न आता है कि सांची की स्तूप की खोज किसने की? तो आप बताएंगे कि 1818 में एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, जनरल टेलर। तो यह भी प्रश्न क्लियर हो गया कि भैया इसकी खोज किसने की? तो वो जनरल टेलर ने की थी 1818 में। बाद में 1912 से 1919 के बीच में सर जॉन मार्शल ने इसका उत्खनन कार्य भी कराया। तो खोज किसने की बेटा? जनरल टेलर ने। बात समझ में आ गई है? और आगे चलते हैं। चलिए, इस स्तूप को यूनेस्को, नाम सुना होगा आपने यूनेस्को की। यूएनओ की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, की इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यूनेस्को ने 1989 में अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कब? 1989 में। ध्यान रखना बच्चा कि 1989 में यूनेस्को ने सांची को, अभी तक मध्य प्रदेश के 3 स्थल इसमें शामिल हैं। खजुराहो है, सांची है और भीमबेटका है। ध्यान रखना बेटा, भीमबेटका सबसे लास्ट था 2003 में। ओके, सांची 1989 में है। ओके, और इससे पहले खजुराहो 1986 में। बात समझ में आ रही है बच्चा? चलिए, वेरी गुड। चलें बेटा, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो यूनेस्को में शामिल है। अब एक प्रश्न और बचा कि सांची का जो स्तूप है, सांची का जो स्तूप है वो किस भारतीय मुद्रा पर छपा हुआ है? तो आप बता देंगे 200 रुपया। 200 रुपया पर सांची के स्तूप को छापा गया है। 200 का रुपया भारतीय मुद्रा करेंसी में पहली बार छापा गया था। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। ये था बेटा अपना कंप्लीट सांची। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सांची किस जिले में है। सांची, हाँ, एक प्रश्न और कि पहला बौद्ध विश्वविद्यालय, प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय कहां है? तो आप बताएंगे सांची। और इसीलिए सांची को बौद्ध नगरी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? बौद्ध नगरी भी सांची को कहते हैं। तो इतने सारे प्रश्न थे आपके सांची से संबंधित। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो सांची को बेटा साफ कर देते हैं कि सांची रायसेन में है। चलिए, तो सांची का बहुत सारे नाम काकड़मन पहले कहते थे और अभी इसको हम बौद्ध नगरी कहते हैं।
और करंट में एक प्रश्न और है कि सांची को प्रथम सोलर सिटी का टाइटल भी दिया गया है। ओके, तो सांची का नाम प्राचीन काल क्या था बेटा? काकड़ाम। अभी क्या है? सोलर सिटी और बौद्ध नगरी। ओके बच्चों, तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। चलिए अब इसमें जो और विकल्प दिए हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। बैत्रावती को हम बोलते हैं बेतवा, बेसनगर को हम बोलते हैं विदिशा, और दसपुर को हम बोलते हैं मंदसौर। ये इनके नए नाम हैं। मंदसौर को दसपुर बोलते थे, बिदसा को बेसनगरी कहते थे, और बेतवा को बैत्रावती कहते थे। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इतने सारे क्वेश्चंस आपको इसमें सुनने को मिले। आई होप कुछ तो आपको याद रहेंगे, और अगर आपने नोट कर लिए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें याद हो जाएंगे। चलिए अब अपन प्रश्न 2 लेते हैं। चलिए प्रश्न बताइए, भीमबेटका को किसने खोजा था? सिंपल सा प्रश्न है कि भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर एस.डी. साकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर, और डॉक्टर राजवली पांडे। जल्दी से बच्चों बता दीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बताइए बच्चा। किसी भी बच्चे को अगर आंसर इसका मालूम है तो बताइए। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चा कि भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा था? अभी किसी का आंसर नहीं आया बेटा। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है। चलो मैं बताता हूं। विष्णु श्रीधर वांकड़कर, या बोलते हैं वीएस वांकड़कर। भैया बीएस वांकड़कर ने इसकी खोज की थी 1957-58 के बीच में। तो पहला प्रश्न यही कि भैया भीमबेटका को किसने खोजा था। जो प्रश्न पूछ रहा है वो तो उसका आंसर ये हो गया कि भैया भीमबेटका को किसने खोजा था। क्लियर है? शिवम समाधिया ने आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब है सी, कि भैया भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर वांकड़कर ने की थी 1957-58 में। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब भैया ये भीमबेटका फेमस क्यों है? किसी भी प्रश्न को जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या है, वो क्यों फेमस है, और उसका हमारे जीएस में क्या रोल प्ले होने वाला है, ये 2-3 चीजें आपको उससे संबंधित पता होना चाहिए। अगर आप इतना पता कर लेते हैं तो बस बहुत बढ़िया, शानदार हो जाएगा कि वह वस्तु क्या है, वह सब्जेक्ट क्या है, उसका महत्व क्यों है, और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी क्या उपयोगिता है। और आप क्यों, क्या, कैसे, और ये 3 चीजों का अर्थ आप बेहतरीन समझ सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, तो आपके सारे कंसेप्ट 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि भीमबेटका का हमारे जीएस में क्या उपयोगिता है। तो भैया यहां पर पाषाणकालीन, क्या बेटा? पाषाण
कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्लियर है बेटा कि भैया भीमबेटका भारत में क्यों फेमस है? तो यहां पर पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, पुरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक। ध्यान रखना। और गहराई में जाएं तो क्या लिख सकते हैं? पुरा पाषाण से कब तक? नव पाषाण तक। आप समझ पा रहे हैं ना बेटा? या तो पाषाण काल, और गहराई में जाएं तो कब से कब तक? पुरा पाषाण से नव पाषाण काल। इन्हीं भीमबेटकाओं में प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं जो इस काल की हैं, पाषाण काल की या पुरा पाषाण काल की। बात समझ में आ रही है? भीमबेटका में पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल की बहुत सारी गुफाएं, बताते हैं 700 से ज्यादा गुफाएं हैं, और जिनकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इस पीरियड में की थी 90, 57, 58। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब ये गुफाएं किस पर्वत पर हैं? तो आप बताएंगे विंध्याचल पर्वत पर हैं। कहां है बच्चा? विंध्याचल। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा आपकी। विंध्याचल पर्वत पर है। अब ये किस जिले में है? तो आप बताएंगे, जिले का नाम बता पाएंगे आप? रायसेन। रायसेन में एक ओबेदुल्लाहगंज तहसील पड़ती है। कभी आप भोपाल गए होंगे तो देखा होगा आपने ओबेदुल्लाहगंज। इस तहसील में रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत पर इन गुफाओं को प्राप्त किया गया, या वहां ये स्थित हैं। बात समझ में आ गई है? आगे बात करें। यहां पर ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी स्पेंड किया, या अज्ञातवास भी बिताया है बेटा। बात समझ में आ रही है कि अगर यह प्रश्न पूछे कि इनमें से किन गुफाओं का संबंध पांडवों के अज्ञातवास से है, तो आप बताएंगे कि भैया भीमबेटका की गुफाएं हैं। अच्छा, सिंपल सा बताइए कि पांडवों को कितना साल का अज्ञातवास हुआ था? टोटल अज्ञातवास कितने साल का हुआ था? अगर आपको याद हो तो आप बताइए। चलिए, तो बात समझ में आ गई है। खोज किसने की, किस काल की है, किस जिले में है, तहसील कौन सा है, और विंध्याचल पर्वत, तो ओबेदुल्लाहगंज। और आपने एमपी के एमसीक्यू लगाए होंगे या परीक्षाएं दी होंगी, तो एक प्रश्न और आया होगा कि भैया ओबेदुल्लाह कप ट्रॉफी होती है का संबंध किस खेल से है? से बहुत सारे प्रश्न निकलाएंगे। तो ओबेदुल्ला एक सुल्तान हुआ करते थे, नवाब टाइप के, उन्हीं के नाम पर एक ट्रॉफी का नाम है, उसका नाम है ओबेदुल्ला कप, मध्य प्रदेश में होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस गेम में होता है। फुटबॉल में होता है, स्नूकर में होता है, क्रिकेट में होता है, मलखंभ में होता है। अगर आपको पता हो तो आप बताइए, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये। तो आपके लिए दो प्रश्न है कि पांडवों को कितने साल का अज्ञातवास या वनवास हुआ था, और ओबेदुल्ला कप का संबंध किस गेम से है। 2 का आंसर है सी। जूली का भी सही आंसर है बेटा, शिवम का भी सही आंसर था। बहुत बढ़िया, अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब और आगे चलें तो भैया इस भीमबेटका को यूनेस्को ने भी अपनी साइड में शामिल किया है। भीमबेटका को यूनेस्को ने भी अपनी साइट में शामिल किया है। कब? 2003 में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
इसने 2003 में इसको शामिल किया हुआ है। शिवम समाधिया कह रहे हैं 1 ईयर, बिल्कुल सही बात है। अज्ञातवास 1 साल का था, 12 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। बहुत बढ़िया शिवम। चलिए, तो आई होप कि ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा कि भीमबेटका, या कभी कभी ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं कहां मिली हैं, तो भीमबेटका में खोज किसने की, बांकड़कर ने। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, या पुरा पाषाण काल से नव पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, और विंध्याचल पर्वतमाला पर है। जिले का नाम आपको पता है, ओबेदुल्लागंज तहसील में है, और यूनेस्को ने इन्हें 2003 में अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे जुड़े हुए जो आपने अभी सुने। आगे चलें बच्चा, प्रश्न नंबर 3 उठाते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद, आर्कोलॉजिस्ट कौन हैं? ऑप्शंस है HD साकलिया हैं, RV जोशी हैं, या दोनों हैं, या विष्णु श्रीधर वाकड़कर हैं। जल्दी से बता दीजिए बेटा। अगर आपको याद है तो जल्दी से बताइए। जूली कह रही हैं कि यूनेस्को में शामिल होने का मतलब क्या होता है? जो स्थल यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो यूनेस्को की होती है, और इन स्थलों को प्रोटेक्शन करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए यूनेस्को फंडिंग भी करता है। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आ गई जूली? कि जो स्थल यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किए हुए हैं उनको वो प्रोटेक्ट भी करता है और फंडिंग भी करता है। यूनेस्को ने अभी हाल ही में हॉयसेल जो मंदिर हैं उनको, और शांति निकेतन जिसे हम विश्व भारती बोलते हैं, उसको भी अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये 41 और 42 नंबर हैं, यानी कि 42 स्थलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। शिवम कह रहे हैं वनवास था 12 साल का और अज्ञातवास 1 साल का था। बिल्कुल सही जवाब था बेटा आपका, बहुत शानदार, वेरी गुड, वेल डन। चलिए तो प्रश्न पर लौट के आ जाते हैं कि नर्मदा घाटी क्षेत्र के आर्कोलॉजिस्ट कौन थे, ये प्रश्न है, जल्दी से बताइए। चलिए इसमें आंसर आपका ये है, दोनों हैं, RV जोशी भी हैं और HD साकलिया भी हैं। तो ध्यान रखें बेटा, RV जोशी और डॉक्टर HD साकलिया दोनों ही इसके खोजकर्ता हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र के। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आप तुम्हारे सामने, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। खरगोन जिले में स्थित ताम्र पाषाण कालीन स्थल नावदा टोली की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए बेटा, नावदा टोली की खोज किसने की थी? आपके आंसर हैं RV जोशी है, HD साकलिया हैं, HV त्रिवेणी हैं और विष्णु श्रीधर वाकड़कर हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। अगर आपको पता है तो आंसर जल्दी से बता दीजिए। नावदा टोली संबंध प्रश्न है।
जूली साकिब का आंसर आया है सी, HB त्रिवेणी। ये आंसर सही नहीं है बच्चा, ये आंसर आपका सही नहीं है। और बताइए बेटा, जल्दी बताइए, सी आंसर सही नहीं है इसका। RB जोशी, HD साकलिया, HB त्रिवेणी या BS वाकड़कर? चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर है HD साकलिया। कौन है बेटा? खरगोन जिले में स्थित ताम्र पाषाण कालीन स्थल नावदा टोली जो है HD साकलिया। बेटा किसने खोजा था? HD साकलिया ने। ध्यान रहेगा, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन अवशेष बहुत जगह मिले हैं। नागदा में भी मिला, कैथा नाम सुना होगा आपने, यहां भी मिला, आवरा में भी मिले। तो ये ताम्र पाषाण कालीन अवशेष हैं जो मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। आवरा सुना होगा आपने, मंदसौर में ही है। कैथा और नागदा दोनों उज्जैन में है, ये आपका मंदसौर में है। तो ध्यान रखना ऐसे भी कि मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन अवशेष कहां कहां मिले हैं, तो नागदा, कैथा, आवरा और नावदा टोली। इनमें से सबसे बेस्ट स्थल था कैथा। कौन सा था? कैथा। और कैथा उज्जैन जिले में ही है। तो ये भी आप याद रखें कि ये और कुछ प्लेस हैं जो ताम्र पाषाण काल के हैं। आर्य एजुकेशन, बेटा RB जोशी नहीं है बेटा आंसर इसका आंसर HD सांकलिया है, HD सांकलिया है। बात समझ में आ गई है? नागदा, कैथा, आवरा ये वो प्लेस हैं जहां पर ये स्थल मिले हैं। आप सुने होंगे नागदा, बेटा प्रॉपर वर्ड है नाग दाह, और नागदा को हम बार बार बोलेंगे तो ये नागदा हो जाएगा। ओके, नागदा बहुत ही प्राचीन स्थल है। अगर आपको भारत के धर्म के बारे में पता हो तो एक प्रश्न आता है, सर्प यज्ञ, याद आया? एक सर्प था तक्षक। तक्षक ने किसी व्यक्ति को डसने का कमिटमेंट कर दिया था कि 7 दिन बाद हम आपको डस लेंगे और आपकी जान चली जाएगी। याद आया? राजा परीक्षित को तक्षक सांप ने डस लिया था और उनकी डेथ हो गई थी। और उनके पुत्र, उनका नाम था जनमेजय। जनमेजय ने इसी नागदा में सर्प यज्ञ किया था, यानी कि नाग यज्ञ किया था। सारे सर्प उसमें जल के मर गए थे। तो वही जगह है नागदा, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने जिला बनाने का घोषणा किया था। याद होगा आपको? आई बात समझ में? गुड। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। बेटा क्लियर है? नावदा टोली खरगोन जिले में है और HD साकलिया ने यहां पर खोजा था और यहां पर ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह प्रश्न आपका 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मध्य पाषाण काल से संबंधित पशु पालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर तो आप इजीली बता पाएंगे, भैया आपने पढ़ा है। बोलो बेटा। अब ये थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताए थे, थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताए थे कि मध्य प्रदेश में पशु पालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर आपको मालूम है, आदमगढ़ से है। यानी कि आदमगढ़ में पहली बार ये खोजा गया कि मनुष्य पशु पालता था, क्योंकि यहां पर एक कब्र में एक मनुष्य की डेड बॉडी के साथ
एक कुत्ता प्राप्त हुआ। क्लियर है। यहां पर एक प्रश्न और जोड़ देते हैं कि इसकी जो खोज थी वो बीवी मिश्रा ने की थी। क्लियर है। क्या प्रश्न है कि आदमगढ़ की खोज किसने की, तो आप बताएंगे बीवी मिश्रा ने। बता पाएंगे बेटा? बोलो बच्चा, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? और यहां पर पशुपालन के अवशेष मिले हैं और ये किस जिले में है, तो आप बताएंगे नर्मदापुरम। कहां बेटा? नर्मदापुरम, जिसको हम होशंगाबाद कहते थे। क्लियर है। तो भैया मध्य पाषाण काल का जो अवशेष है वो आदमगढ़ है। फेमस प्लेस है आदमगढ़। तो आदमगढ़ किस जिले में है, तो आप बताएंगे नर्मदापुरम में। बेटा नर्मदापुरम संभाग भी है, नर्मदापुरम जिला भी है। ठीक है। 2022 में और 2008 में ये नाम चेंज हुए जिलों के और संभाग के। ओके बेटा, आगे चलें। बेटा क्लियर है? बेटा एक प्रश्न पूछो, ये बेटा आरबी जोशी है, बी मिश्रा नहीं है। बेटा क्या है? आरबी जोशी है। आरबी जोशी ने खोज की थी इसकी बेटा। बी मिश्रा ने तो भीमबेटका खोजा था। बात समझ में आ गई? भीमबेटका में मध्य पाषाण कालीन अवशेष खोजे थे, भीमबेटका की गुफाएं नहीं, ध्यान रखना बेटा। चलिए बेटा आगे बात करें, जल्दी से बोलिए। आदमगढ़, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? जल्दी से बताइए बेटा। मध्य प्रदेश में कौन से गुप्तकालीन मंदिर हैं? बहुत बढ़िया बच्चे खेल रहे हैं आज, शानदार। और आप आज खेल रहे हैं तो आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जानने का मौका मिला है। लाइव क्लास में जब आप लाइव होते हैं तो एक अलग चीज होती है देखने की, अलग चीज होती है महसूस करने की, वो चीजें याद होती हैं। हालांकि आप बाद में भी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, बट जब आप खुद भी लाइव होते हैं हमारे साथ तो आप आंसर देते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि हम लाइव क्लास में बैठे हुए हैं, लगता है ऑफ क्लास में बैठे हुए हैं, ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। और जो चीजें हैं वो आप नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको काफी समय देता हूं। चलिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर इनमें से कौन से हैं? नचना कुठार का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है। लेकिन बेटा विष्णु मंदिर एरण में भी है, विष्णु मंदिर तिगवा में भी है, अलग अलग है ये बेटा। ये जल्दी से आंसर दे दीजिए बच्चा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, अभी किसी का आंसर नहीं आया है। नचना कुठार मंदिर, बोलो बेटा, बता देता हूं आपको। ये कटनी में है, ये सतना जिले में है। मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर कौन से हैं बेटा? सभी हैं। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है। उपरोक्त सभी हैं। बोलो बेटा, उपरोक्त सभी हैं। बात आपकी समझ में आ गई है? उपरोक्त सभी हैं। बेटा ये लिखा हुआ है सागर में है, ये पन्ना में है, और ये सब गुप्त काल के मंदिर हैं। और एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं कि अगर प्रश्न आया कि भारत के इतिहास में या भारतीय इतिहास में
प्रथम बार, ये ध्यान रखना, प्रथम बार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आप आंसर देंगे बेटा गुप्त काल। ध्यान रखना, गुप्त काल से पहले भारत में मंदिर निर्माण की प्रथा नहीं थी। पहली बार गुप्त काल में बहुत सारी चीजें शुरू हुई, जैसे गुप्त काल में पहली बार सती प्रथा का जन्म हुआ, गुप्त काल में पहली बार श्रीवास्तव जन्म, कायस्थ बोलते हैं लाला कानून को, इनका आरंभ हुआ, पहली बार वर्णन मिलता है। स्मृतियों को लिखित रूप दिया गया। भारतीय धर्म भारत की सीमाओं से परे विदेश में फैला और बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ और पहली बार मंदिर का निर्माण हुआ। पहले मंदिर नहीं थे, गुप्त काल में पहली बार मंदिर का निर्माण हुआ। पहले ज्यादातर निराकार स्वरूप की पूजा होती थी भगवान के, और इस काल में साकार रूप आने लगा और मंदिरों की स्थापना हुई। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सब नागर शैली में हैं, और दक्षिण में जो मंदिर बने हुए हैं वो वेसर शैली में हैं, और दक्षिण के और दक्षिण में, जिसे हम बोलते हैं सुदूर दक्षिण में, तो वहां द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। ध्यान रखना बेटा, खासकर ये लोग एसएसटी वाले, कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां थी, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो नॉर्थ इंडिया में नागर शैली है, दक्षिण भारत में बेसर शैली है, और सुदूर दक्षिण में जैसे मीनाक्षी मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये सब द्रविड़ शैली में है। तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। तो उत्तर भारत में जो भी मंदिर आपको देखने को मिल रहे हैं वो नागर शैली में है। उत्तर भारत में केवल एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली में है। जल्दी से आंसर बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जो द्रविड़ शैली में है बेटा वो अपने ग्वालियर शहर में है, और उसका नाम है तेली का मंदिर। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये कि पूरे उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर वो ग्वालियर में तेली का मंदिर, या तेली की लाट कहते हैं। साउथ इंडिया के तेल व्यापारी कुछ समय के लिए ग्वालियर में रुके और अपनी याद को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। कभी आप ग्वालियर आए, जो भारत का बड़ा ऐतिहासिक शहर है, सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिला है यूनेस्को के द्वारा इसे, तो यहां पर ये आपको ग्वालियर के किले में देखने को मिलेगा। वह किला जिसे हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, बाबर ने किलों का रत्न कहा है, उसी किले में तेली का मंदिर है, जो पूरे उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर है। और भारत में मंदिर निर्माण की जो आरंभ है वो गुप्त काल में हुआ, और ये सभी गुप्त काल के मंदिर हैं। और इनमें से पहला मंदिर है जो ललितपुर यूपी में पड़ता है, ओके, जो पंचायत शैली में बना हुआ देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्या नाम बेटा उसका? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। कल शाम को इसके आगे के जो एमसीक्यू हैं वो हम करेंगे शुरू। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या क्या परेशानी आपको हुई वो भी बताएं। और अगर अच्छी क्लास लगी है तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो ऐसी क्लास चाहते हैं। हो सकता है कि आप साधन संपन्न हो और आपके लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं, बट उन बच्चों को जिनके पास साधन सीमित हैं और वो शहरों में नहीं आ सकते पढ़ने के लिए, उन छात्रों तक ये क्लास अवश्य पहुंचाएं। तुम्हारे साथ में जितने भी लोग हैं, 1 2 3 जो भी जिनको इसकी नीड है,
उन तक ये क्लास जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आप साधन संपन्न हो, आपको जरूरत ना हो, बट नीडी छात्रों तक ये क्लास अवश्य पहुंचाएं। तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसा लगा, और कोई समस्या हो तो आप भी बताएं इसमें। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।